नमस्कार। नमस्कार आपका सभी। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। यस सर। अब आवाज में कोई वो तो नहीं है प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, आज उसी कड़ी में एक इंफ्रा में जो हमारा डाटा नेटवर्क है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने जिस पे डिस्कस किया था, हमारा जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेलीफोनी सिस्टम है, उसका एक लैब विजिट का वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है। आज एक बार स्टूडेंट ट्रेनिंग किया था, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और उस दौरान कुछ एक दो सवाल आएंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप ज्वाइन कर लें तो प्लीज़, क्योंकि अटेंडेंस के लिए मुझे कहा गया है कि चैट में आप अपना कम से कम हाय हेलो जो नाम है वो रिप्रेजेंट हो जाए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो डेफिनेटली उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब रिकॉर्डिंग सेशन ऑन हो जाए तो आप लोग प्लीज अपना नाम है और कॉलेज का नाम जो भी है उसमें आप चैट में डाल दीजिए, तो आपके अटेंडेंस के रूप में यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। धन्यवाद। तो अभी मैं बिना देर किए मैं कल का जो एक्सचेंज विजिट है पहले उसको देखते हैं और फिर आगे के लिए हम लोग आज का जो सेशन है कंटिन्यू करेंगे। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए, बिल्कुल। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच इधर कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए
ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 ऐसे, और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा, आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप
पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ, ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है, ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। आज कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी, तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, तो उतना कस्टमर नहीं होता था, आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज का बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा भी करा देगा। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा PCM कॉन्सेप्ट फील होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है, तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब फिर इसका ये वही सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा, ये पूरा। ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें अभी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अब एक फाइबर बदल गया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है, ये पीछे ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे, वहां पर भी रिटर्न, फिर PCM, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, अब फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है, या तो कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है फाइबर में, क्योंकि ये जो कॉपर वायर है, इस पर अभी भी स्पीड मैक्सिमम 24 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं सकते। अब तो जमाना बदल गया ना, कहीं Gbps में स्पीड चाहिए, मोबाइल टावर से जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हमारा फाइबर है, इसकी मदद से हम लोग घर पे पहुंचाएंगे। फाइबर टू द होम, जिया फाइबर है, जो भी नाम से कंपनियां बेचे, सीधा मतलब है फाइबर घर तक ही हमें। जैसे मोबाइल से टावर पे आते हैं नेटवर्क, फिर टावर से सीधे फाइबर, हाँ, वो भी वही स्विच में आएगा। वो ये जो वायर था ना MDF वाला, वही तो आपको वायरलेस किया आपको। आप लाइन में क्या था, पूरा घर तक जोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर की नहीं होती। हाँ, तो 5 टावर का फायदा हुआ नहीं, 5 किलोमीटर मुझे वायर नहीं बिछाना पड़ा। मतलब कॉपर वायर में क्या 5 किलोमीटर तक हमें केबल डालना पड़ रहा था, तो वही चीज चेंज हुई है, बाकी सब फाइबर है, ठीक है ना। कहीं भी वायरलेस नहीं है। समुद्र में भी आपका फाइबर है, मैंने आपको पहले दिन वीडियो दिखा, दोबारा देखना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना, सब फाइबर ही फाइबर है। सब वायर भी हो गया, सब वायर है, वायरलेस तो कुछ नहीं है। वायरलेस तो खाली टेम्पोररी व्यवस्था है कि लोकल कस्टमर के घर में ताम झाम ना। ओके, ये एक्सचेंज विजिट का वीडियो था, इसका सेपरेट वीडियो मेरे उस पे चैनल के माध्यम से दिखा देंगे, और जब रिकॉर्डिंग आपको शेयर करेंगे तो भी आपको
दिखने को मिलेगा और डायरेक्ट भी शेयर कर देंगे। तो एक सिंपल सा एक ट्रेडिशनल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर जो भी रियल में वर्किंग है वो मैंने आपके सामने दिखाया है। बस इतना चेंज हुआ है कि जो मीडिया है, पहले हम थोड़ा मीडिया पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीडिया हमारे पास अवेलेबल हैं, किस मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, और आप भी थोड़ा सा हेल्प करिएगा इसमें। आजकल कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो मीडिया अवेलेबल है, सबसे कॉमन मीडिया तो एयर है ही। सेकेंड इज द आपका कॉपर वायर, जो मैं अभी बार बार बात कर रहा हूँ। तीसरा जो हमारे पास में जो मीडिया है आपका माइक्रोवेव हो सकता है, या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है एक। आप चौथा जो वायर है हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है। पांचवा है हमारे पास में कोएक्सियल है। छठा नंबर जो है एक सैटेलाइट है, राइट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा सवाल मेरे आपसे रहेगा। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से आप सबसे वीकेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसको मानेंगे? वीकेस्ट मीडिया आप में से किसको माना जाएगा? यस, कोई भी नाम बोले, अपने आप बताया, ज्यादा अच्छा। यस सर, वायरलेस। यस नुपुन सर। वायरलेस मीडियम बोले। नहीं सर, मेरा सवाल ये है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, सारे मीडिया का यूज होता है, इसमें से हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपके सामने ये पूछा जाए कि कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, जो हम लोग टेलीकॉम कर रहे हैं चाहे इंटरनेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से किस मीडिया को सबसे वीक माना गया है? वीक। एयर या कॉपर, एयर या कॉपर वायर। यस यस मैम, ठीक है। देखिए मैम, बिल्कुल देखिए, इसमें देखिए कई बार ये कंपटीशन भी हम लोग बच्चों से भी पूछते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि जो सबसे वीक हो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसा नहीं कि जो कमजोर है उसकी इंपॉर्टेंट। हवा तो सबको मालूम है कि हवा अगर नहीं होगा तो दुनिया तो रहेगी ही नहीं। तो एयर को सबसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बोला जाता है सबसे वीक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा मतलब एक अजीब सा एग्जाम्पल है ये, इसमें कमजोर होने के बाद भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी भी होती है। तो इसको सबसे वीक भी माना गया है, एंड साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी माना गया। ठीक है, तो इसमें लेकिन पॉइंट वीक क्यों माना गया? क्योंकि अगर हम उसमें डिस्कस करें, क्योंकि अगर एक नॉर्मली दो लोग आपस में डायरेक्ट बात करते हैं तो डेफिनेटली एयर का सहारा लिया जाता है। इस केस में अगर हम एक प्रैक्टिकली बात करें तो 30 मीटर से 50 मीटर का ही इसका रेंज माना गया है, राइट। इसमें में कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा दूरी हो तो हमें और माध्यम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट सवाल अगर इसी उल्टा पूछूं कि इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया आज के कम्युनिकेशन के माध्यम से कौन होगा? फाइबर ऑप्टिक, अनिल सर बोल रहे हैं। ओएफसी सैटेलाइट के बारे में किसी का व्यू? सैटेलाइट भी अच्छा है। सैटेलाइट सर रहेगा। सैटेलाइट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एयर ओनली। सैटेलाइट के बीच में आप कुछ कहना कनेक्शन चाहेंगे है। सर? सैटेलाइट अगर बात करें तो इट्स पार्ट ऑफ एयर ओनली ना सर। मीडिया एयर सैटेलाइट बट लॉन्ग तो हो डिस्टेंस गया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा मैम, आप बोल रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए कि मेरा पूछना जरूरी है क्योंकि सारे मीडिया के बारे में, इसीलिए मैंने रखा इस पॉइंट को कि थोड़ा और प्रॉपर तरीके से हम लोग इसमें और डिस्कस करते हैं, राइट। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब है कि अभी आपका अगर आंसर माने तो आपके हिसाब से आप एक कह रहे हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया में अभी आज के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपली बात बताना चाहूंगा। सैटेलाइट आवाज नहीं आ रही सर। सर आप आवाज म्यूटेड है। म्यूटेड है सर, क्यों म्यूटेड नहीं है। माना गया, अभी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए अभी देखिए सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर।
सर आपका म्यूटेड दिख रहा है। हेलो। अभी आ रही सर आवाज, अभी आ रही है। आरी सर प्लीज रिपीट कर दीजिए प्रॉब्लम सर क्या जब है, बोल रहे आपका आवाज सडनली गायब हो जाता है, फिर उसके बाद आता है, फिर सडनली गायब हो जा रहा है, ऐसा डिस्कनेक्शन हो रहा है। अभी मेरी अब वापस आ गई आवाज सर? जी जी आ रही है। कोई नहीं सर, ये थोड़ा वायरलेस का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। सैटेलाइट में अगर मैं बात करूं तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये आज की डेट में उतना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन आने वाले समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडिया होने वाला है। अभी तक जो सैटेलाइट है हमारे पास में, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि घर में आपके पास डिश टीवी है। बहुत सिंपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आंधी बारिश तूफान आता है या मौसम में वेदर में कुछ भी परिवर्तन होता है तो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका, क्योंकि हम इंडिया के अंदर ही बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर आप अभी जैसे कि मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ तो रात में काफी आंधी बारिश तूफान आ गया, लेकिन राजस्थान में अभी भी प्योर धूप है। ठीक है, तो इंडिया में सेम टाइम में कहीं आंधी बारिश मौसम खराब हो जाता है, कहीं मौसम बहुत अच्छा रहता है, कहीं मौसम का पूरे साल भर धूप या गर्मी रहती है। तो इंडिया के अंदर ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन से प्रॉपर कम्युनिकेशन दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंटरफेरेंस। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये तो टेक्निकली है कि भाई टेक्निकली हमारे साथ ये वीकनेस है। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक सैटेलाइट को बनाने में कम से कम, अभी भी प्रॉपर अगर सैटेलाइट बनाएंगे तो कम से कम 5 साल से 10 साल लगता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने में अभी भी। ठीक है, उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उस सैटेलाइट बनाने के बाद उसका प्रॉपर उसको ऑर्बिट के अंदर स्टेबलाइजमेंट कर सके। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है चंद्रयान 2, आपको याद होगा चंद्रयान 2 के बारे में क्या हुआ था कि चंद्रयान 2 जैसे लास्ट मोमेंट सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब उसको प्रॉपर उसको करना था तो खराब हो गया। तो एक दूसरा है कि बनाने के बाद भी गारंटी नहीं लगता। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड हो जाएं तो अगर सैटेलाइट में कोई खराबी आ जाए तो मैं आपको ऊपर को भेज के तो ठीक नहीं करा सकता। जो खराब हो गया फिर वो खराब ही रहेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे चीज होने के बावजूद भी अभी तक हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को रेगुलर यूज पे नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं कर पाते, वहां पे सैटेलाइट यूज किया जाता है। आपके छत्तीसगढ़ में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग अभी फाइबर नहीं डाला हुआ है। जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहां पे हमने भी फाइबर नहीं डाल पाए हैं, वहां सैटेलाइट का यूज करते हैं। लेकिन सैटेलाइट के साथ यही ड्रॉबैक है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीएसएनएल ने सन 2016 में 2016 में एक सैटेलाइट इनमारसैट के नाम से लॉन्च किया है और इसका जो गेटवे है इसी एएलटीटीसी कैंपस के अंदर है। ठीक है, इनमारसैट का गेटवे इसकी एएलटीटीसी कैंपस के अंदर है और यह ना आंधी बारिश तूफान किसी पे भी काम नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं होता है, ये प्रॉपर 24 घंटे काम कर रहा है। लेकिन अभी ये पब्लिक के लिए हमने ओपन नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट से लगातार कोशिश जारी है। ये बीएसएनएल इनमारसैट के माध्यम से, एक आपकी कंपनी है स्पेस एक्स के नाम से कंपनी है, आप गूगल पे सर्च करिए, लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांटेक्ट में है और रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आपको ये जो नया सैटेलाइट है इनमारसैट या जो स्पेस एक्स के पास में भी सेम टाइप का सैटेलाइट है जो आपका नेचुरल इंटरफेरेंस या इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होती है, उसको लॉन्च करने यूज करने के लिए परमिशन दिया जाए और एक आम पब्लिक भी सैटेलाइट फोन जैसे नॉर्मल फोन यूज करता है वैसे यूज करें। तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन ये चीज परमिशन मिल जाएगी और उसी रेट में मिल जाए जिस रेट में हम नॉर्मल आपका मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं, ये 4G 5G 6G जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब कहने की बात हो जाएंगी। क्योंकि ऑटोमेटिकली सैटेलाइट अपने आप में, जो सैटेलाइट में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है
मोबाइल में कभी भी प्रॉब्लम है कि नियर बाई टावर से आपको जुड़ना है। टावर है, सिग्नल प्रॉपर है, यू कैन गुड कम्युनिकेशन। अगर नियर बाई टावर नहीं है, आप कहीं और बेसमेंट में चले गए या कुछ और भी चले गए, अगर यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी का साधन नहीं है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सैटेलाइट में इन सब चीजों से बहुत स्ट्रांगली सोल्यूशन है उसमें कि आप पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ही क्या पूरे वर्ल्ड में भी किसी भी लोकेशन में चले जाएं तो आप कम्युनिकेट इजीली कर पाएंगे। तो उसमें सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग हो रहेगा। तो बातें चल रही है, लेकिन ये गारंटी है क्योंकि बहुत सारे कंट्री, आपका यूएस है, आपका आपका रसिया है और आपका चाइना है, इन लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे अपना काम मतलब प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दिया। इंडिया में भी मैंने आपको बोला सन 2016 में बीएसएनएल भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो फोन है, और ये अभी जो सैटेलाइट फोन है ऑथोराइज लोगों को भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे, आपके छत्तीसगढ़ में बहुत लोगों के पास ये वाला फोन है जो कुछ जंगल एरिया है वहाँ पे इनको दिया गया है इमरजेंसी में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट होंगे ये इनकी हाइट क्या रहती है रहेगी? अभी जो सैटेलाइट जो हमारे जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, सर आपकी आवाज में से कट गई, आप एक बार रिपीट करेंगे या तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आपकी आवाज, पर रुक रुक के आ रही है। अच्छा, रुक रुक के आ रही है। मैं ये पूछ रहा जैसे जो सैटेलाइट्स हैं उनकी हाइट क्या है फ्रॉम द अर्थ सरफेस? सैटेलाइट आपका ये आपका अलग अलग बैंड में वो करते हैं ना सर, तो बैंड के हिसाब से इसकी हाइट डिसाइड की जाती है। तो अभी जो मैं इनमारसेट की बात कर रहा हूँ एक QL बैंड की है, ठीक है ना। तो अलग अलग जिस बैंड में यूज करेंगे उनकी सबकी हाइट आपका अलग कम्युनिकेशन का बनाया हुआ है। तो ये आपकी जो हाइट है KU और L बैंड में इसको यूज किया जा रहा है। तो इसकी हाइट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका जो लेंथ है आप अभी सर्च कर लीजिए तो मिल जाएगा। तो आपको बैंड ध्यान रखना है किस बैंड पे, क्योंकि सैटेलाइट को हम अलग अलग बैंड पे यूज करते हैं। ठीक है सर। मैं इसलिए बोला क्योंकि जैसे जितना ज्यादा हाइट में रहेगा उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा सिग्नल्स को वापस आने में। मैं वही कह रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है ना उसमें आपका ये डिले रिस्पॉन्स है, उसमें है। जो इनमारसैट में ये चीज नहीं है। इनमारसैट का जो स्पीड है काफी फास्ट है, और आपका बिल्कुल सोचना सही, क्योंकि अभी आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे ट्रेडिशनल सैटेलाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं। इनमारसैट में स्पीड बहुत तेज है और लाइट की स्पीड के द्वारा कम्युनिकेशन है इसका। ठीक है सर जी सर। और हाँ, अब इस पे आपको और भी आगे इस पे मिलेगा। ये रिसर्च भी आप रख सकते हैं, अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़ना चाहेंगे, आप बच्चों को जॉब दे सकते हैं, इस पे और करके ले आओ, ये जो नई चीज है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपसे पूछा था कि ये जो मीडिया है इसमें से जो 1 से लेके मैंने फिलहाल अभी 6 लिखा है, सारे मीडिया कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। कोई मीडिया आउटडेटेड आप नहीं कह सकते, कापर को भी नहीं कह सकते। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर आज की टेक्नोलॉजी, अगर आपसे ये पूछा, मैंने आपसे पूछा इनमें से कौन सा मीडिया स्ट्रांग है, तो अगर आप इस सवाल का आंसर अगर इस तरह से दें कि अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, करेंटली जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस हिसाब से नो डाउट ऑप्टिकल यस सर, इट इज अ प्लीज, नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट मिनट। आप इसी तरह मैसेज कर दिया करिए कि क्योंकि जैसे ब्रेक होता है। ठीक है सर, ओके सर, सॉरी फॉर। मैं यही बात बोल रहा था कि अगर मैं मीडिया के बारे में बात करूं तो मीडिया में ये प्रॉब्लम है। अभी मैं वाईफाई से जुड़ा हूं तो वाईफाई भी 100% सिग्नल होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि बीच बीच में आवाज ब्रेक हो जा रही है, डिस हो रही है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। वायर्ड मीडिया का ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है, किसी भी तरह का टेक्निकल इशू नहीं है, तो आप कंटिन्यूअस में उससे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी होपफुली की आवाज मेरी वापस आ गई होगी अब। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के हिसाब से जो मैंने 6 मीडिया लिखा था आपके सामने स्क्रीन पे, दोबारा से मैं लिख देता हूं। एक तो मैंने आपका एयर लिखा था,
दूसरा हमने लिखा था कॉपर वायर। अब कॉपर वायर के बारे में बता देता हूं। मैंने आज जैसे ये बोल रहा था कि आज समय ऐसा है कि हर आदमी इंटरनेट से काम करता है। जैसे हम लोग और आप भी बैठे हैं, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन है वो हाई स्पीड की डिमांड करता है, विदाउट इंटरप्ट इंटरनेट की डिमांड करता है। तो अभी हमारे पास जो फाइबर है, अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज गिव द आंसर, कि आपको अच्छी तरह मालूम है फिर भी पूछना चाहिए, तो आप ये मुझे बताएं कि फाइबर में कितने स्पीड तक इंटरनेट दिया जा सकता है? व्हाट इज द बैंडविड्थ, मैक्सिमम बैंडविड्थ पॉसिबल इन द ऑप्टिकल फाइबर? प्लीज। So 1000 of gigabit. 1000 of gigabits. Any more? और बाकियों को भी पता होगा ना। अब तो ये बात हो रही घर घर में फाइबर पहुंचाओ। हमारे मोदी सर का एक विजन है कि हर दिन 20 किलोमीटर फाइबर बिछाया जाए और हर घरों में ही फाइबर पहुंचाया जाए। ठीक है, तो अभी सर ने बोला 1000 Gbps तक फाइबर के द्वारा इंटरनेट दिया जा सकता है। चलिए, ये तो एक बात हुई कितना दिया जा सकता है, लेकिन फाइबर में कितना इंटरनेट स्पीड देने का प्रोविजन है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? कितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इंटरनेट हो सकता है? और किसी का एनीवेट? देखिए, इनफाइनाइट बैंडविड्थ फाइबर में आप जितना मर्जी उतने का इंटरनेट स्पीड दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इतनी पॉसिबिलिटीज है तो फिर भी हम उतना स्पीड क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका कोई कारण है? यस सर। सर उसके सपोर्टिंग इक्विपमेंट अभी नहीं डेवलप्ड हुए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है। देखिए, ये जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं। देखिए, हम अगर बुक्स की बात करें, अगर एग्जाम में परीक्षाओं की एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अगर हम उससे पूछते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, तो डेफिनेटली इनफाइनाइट इज आंसर। ओके, तो मैं लेकिन आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि जैसे आपने बोला 1000 Gbps दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। आपको एक से पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। आपको अच्छी तरह, अगर आप कभी दिल्ली के आसपास आए तो एक एक्सप्रेसवे बनाया गया था, ताज एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से बोला जाता है, जो नोएडा से आगरा में पहला हाईवे टाइप का जो सुपर स्पीड एक्सप्रेसवे बनाया गया था। तो उस स्पीड में जब वो बनाया गया एक्सप्रेसवे, जब ओपन किया गया, तो उस समय जो जेपी कंपनी थी उसने कहा कि हमारे हाईवे पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कार चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। ये उनका कहना था कि इस तरह से हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जब वास्तव में वो ओपन हुआ पब्लिक के लिए, तो क्या हुआ कि जैसे ही कार 100 से ऊपर जाने लगा, ठीक है, बसें 80 से ऊपर जाने लगी, तो एक्सीडेंट होने से लगे, टायर फटने लगे। ठीक है, तो फिर एनालिसिस किया गया कि भाई रोड में कोई कमी नहीं है, रोड बिल्कुल अप टू मार्क 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसमें सारे व्हीकल दौड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे इंडियन टायर हैं, व्हीकल हैं, या जो भी हमारे इंजन्स हैं, वह इस बात के सूटेबल नहीं है। भले मीटर में कुछ भी दिखाता हो, लेकिन वो इस तरह से नहीं दौड़ सकते। इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए कि कार 100 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगा, बसें 80 से ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे पास वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल सिमिलर मैनर में ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास जो स्पीड है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? अभी मैं आपको लैब विजिट दिखाया, लैब विजिट में मैंने आपको एमडीएफ रूम दिखाया। एमडीएफ रूम क्या था? नियर बाई 5 से 6 किलोमीटर। मैंने आप बोला ना कॉपर वायर 5 से 6 किलोमीटर, क्यों बोल रहा हूँ? दो तरह के कॉपर वायर आज के डेट में यूज होता है। रफली भाषा में बोलूं, एक पतला वायर है, एक मोटा वायर है। डेफिनेटली जो मोटा वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो 6 किलोमीटर दूरी को ट्रेवल करता है, और जो पतला वायर है जो 5 किलोमीटर दूरी का, वो 5 किलोमीटर रेडियस को ट्रेवल करता है। तो डिपेंड करता है कि हमने जो टेलीफोन एक्सचेंज लगाया है किस डेंसिटी वाले एरिया में लगाया, पॉपुलेशन डेंसिटी वाले में, उस हिसाब से हम 5 या 6 किलोमीटर लेंथ का कॉपर वायर यूज करते हैं। इसीलिए हर 5 किलोमीटर रेडियस पे। तो एमडीएफ हमने स्विच रूम में आया, लोकल कॉल होता तो स्विच रूम से ही रिटर्न बैक हो जाता। लेकिन अब हम उससे आगे जाना है, मेन एक्सचेंज में जाना है या दूसरे लोकेशन में जाना है, तो मुझे ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम था समय के साथ बदलता रहा। पहले माइक्रोवेव टावर होते थे, अब नहीं यूज करते, क्योंकि माइक्रोवेव टावर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था LOS, लाइट
लाइन ऑफ साइट जो आप अच्छी तरह जानते हैं, उसमें क्या होता है, एंटीना हिल गया तो सब गया। याद होगा आपको पुराने टाइम में ना, जब हमारे घर में दूरदर्शन आया करता था तो वाल एंटीने होते थे ना, डाइपोल वाले बड़े वाले, तो उसको घुमाना पड़ता था, एंगल बनाना पड़ता था। तो अभी भी माइक्रोवेव में प्रॉब्लम थी ये, तो उसको फिर कोएक्सियल यूज किया गया। कोएक्सियल में प्रॉब्लम ये आई कि उसमें बहुत ज्यादा आपका कितना भी हमने उसको ज्योमेट्रिकली डिजाइन किया हो, टेक्निकली कुछ भी बोलते रहे हो, बट रियल जमीन में पानी पड़ गया या केबल फोल्ड हो गया तो सारा ज्योमेट्री बिगड़ जाता था। ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट बना उसके लिए। तो फिर हमने वहां पे ट्रांसमिशन सिस्टम, जब हमारे पास पीसीएम आ गया, पीसीएम का हमने यूज करना शुरू किया, तो पीसीएम के साथ ही हम लोगों ने ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में पीडीएस सिस्टम, जो पहला ट्रांसमिशन सिस्टम था पीडीएस, प्लीज सिंक्रोनस डिजिटल हियरार्की, ये नाम था उसका, उसके अंदर पीडीएस ट्रांसमिशन थे। तो उसमें जो स्पीड थी मैक्सिमम, एक पीसीएम की स्पीड 2 Mbps की जाती है। 2 अगर आप पीसीएम के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, अगर हमारी लाइन टेलीफोन लाइन पे पीसीएम लाइन से अगर हमारा कंप्यूटर जोड़ा गया है, तो अगर एक पीसीएम से अगर आप जोड़ रहे हैं तो एक पीसीएम का लगभग 2 Mbps की स्पीड होती है, ठीक है। और आज हम देखिए जीबीपीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमारा पीडीएस सिस्टम था, उसी पीसीएम सिस्टम को हम अपग्रेड किया। मैं लिंक भी देता हूँ कि ट्रांसमिशन सिस्टम का अपडेशन कैसे हुआ। पहले पीडीएस, तो इसके बाद एसडीएस। इसका डिटेल मैं आपको जो है फुल फॉर्म में आपको बाद में पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि टाइम बचा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास में अभी जो हमारे पास है सी पैन। इस समय जो इनका सी पैन ने काफी, जब एसडीएस आया तो एसडीएस में हम लोगों में करीब 140 Mbps स्पीड देने में सफल हो पाए, और अभी भी गांव में आपको यही मिलेगा। जब सी पैन आया तो इसमें जैसे सर ने बोला कि कितने दे सकते हैं, तो हमारे पास सी पैन कई तरह के हैं। इसके एसडीएस से पहले एक चीज और आई थी, DWDM, ठीक है। DWDM में 32 लैम्डा तक हम लोग स्पीड कवर कर सकते हैं। नाम है, सिस्टम का नाम है, आप समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के नाम है कुछ टेक्नोलॉजी में, तो इसमें इतना लैम्डा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द, एक लैम्डा जो होता है वो आपका 2.4 Gbps तक जाता है, ठीक है, एक लैम्डा। तो समझ लीजिए कि, और अब जो सी पैन आया, लेकिन ये 1.24 जो Gbps था, इसका प्रयोग अभी हम एक्सचेंज टू एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही लोगों को घरों में फाइबर पहुंचाना था, तो ये सी पैन आ गया, और सी पैन में घर तक भी हम फाइबर पहुंचा सकते हैं। और एक एक्सचेंज में एक सी पैन से सर ने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया था कि अभी तक हमारे पास 10 आपका ये 1000 Gbps तक कंबाइंड रूप से, इंडिविजुअल नहीं, कंबाइंड रूप से पॉसिबल है। एक पर्टिकुलर एरिया में इतना स्पीड तक इंटरनेट दिया जा सकता है, ठीक है। तो अभी अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रैक्टिकली कितने पॉसिबल है अभी इंडिया में, तो डेफिनेटली 1000 Gbps तक का अगर बहुत पैसा है तो पूरा का पूरा एरिया आप कर सकते हैं। लेकिन कोई डाउट नहीं, बहुत वो समय दूर नहीं है जब हम इसको TBPS में पहुंचा देंगे, और नेक्स्ट 6 से 8 मंथ, ज्यादा साल भर भी नहीं लगने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट सी पैन का जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये पॉसिबल है कि हम TBPS स्पीड में भी जाएंगे, 10 TBPS 100 TBPS तक का स्पीड भी हम लोग लाने वाले हैं। एक ट्रांसमिशन का एक अलग हमारे वीक 3 में हमने रखा है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, तो उसमें और थोड़ा डिटेल में आपसे बात होगी। तो अभी मैं सिंपली ये बात करना चाहूंगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है अभी 1000 Gbps तक पॉसिबल है। मैं ये कॉपर वायर में, अब आपको एक चीज और बता दूं, अब चूंकि हमारे पास जो ईजी सिस्टम अवेलेबल है वो ट्रांसमिशन में ऑप्टिकल फाइबर के अवेलेबल है, तो हम बाकी जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर हैं वो उनके पास में ऑप्टिकल फाइबर है, वो ऑप्टिकल फाइबर ही डाल रहे हैं, घर तक फाइबर ही पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सी पैन की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। BSNL के पास में पहले से ही जमीनों में अरबों रुपए का कॉपर वायर पड़ा हुआ है। अगर सपोज करिए आपके घर में इंटरनेट आने के 2 तरीके हैं, एक तो पुराना BSNL का जो ब्रॉडबैंड सिस्टम है, कॉपर वायर पड़ा हो, कहीं पे अच्छा कॉपर वायर पड़ा है, तो आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल है कि अगर कोई ये आज कहे कि मुझे आज 10 TBPS, हाउ मेनी 10 TBPS,
का इंटरनेट मेरे को आज की डेट में कहां से मिलेगा, फाइबर से मिलेगा या कॉपर से मिलेगा। अगर इमीडिएटली आपको डिमांड मिल जाए कि नहीं हम पैसे देने को तैयार हैं और 10 Tbps का स्पीड हमें दे दीजिए, तो कहां से मिलेगा? फाइबर में तो आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन हमारे कॉपर वायर में VSDL नाम की एक टेक्नोलॉजी है। VSDL, ठीक है, VSDL नाम की एक टेक्नोलॉजी है, वेरी हाई स्पीड सब्सक्राइबर डिजिटल VSDL, वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर DSL होगा इसमें, वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसमें संभव है। तो अगर आपसे मैं अगर ये पूछता स्पीड के मामले में कौन सा मीडिया आपको हाई इंटरनेट स्पीड देगा, आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, डेफिनेटली कॉपर वायर होता है। तो ये क्योंकि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, मैं फील्ड से जुड़ा हूं, ठीक है, तो हमें ये चीज भी क्लियर रखनी पड़ती है कि जो स्पीड है वो केवल हम इस बात से नहीं कह दें कि सैटेलाइट है तो बहुत अच्छा होगा, कॉपर है तो बहुत अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास जो अवेलेबल है, नो डाउट मैं बोल ही रहा हूँ कॉपर है, लेकिन अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है अगर उसकी हम बात करें तो कई जगह फाइबर पूरे समुद्र में पड़ा है। तो कल मैम पूछ रही थी कि समुद्र में कैसे 100 किलोमीटर पे क्या होता है, तो समुद्र में जो आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर वही होता है, लेकिन उसकी ज्योमेट्रिकली डिजाइन इस तरह से की जाती है कि वो 100 किलोमीटर के लोकेशन पे, वो नॉर्मल जमीन पे अगर हम बात करें 40 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर पर रिपीटर या रीजनरेटर लगाना पड़ता है, लेकिन समुद्र में 100 किलोमीटर के रेडियस पे डिस्टेंस पे हमें रिपीटर या रीजनरेटर लगाना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं है। वायर समुद्र में लंबी, वायरलेस में तो बहुत आसान है, एक टावर खड़ा करा उसको प्रॉपर हम यूटिलाइज करेंगे सब इजीली पहुंच जाएगा, तो उसको मेंटेन करना आसान नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से कॉपर वायर भी हमारा जमीन में पड़ा हुआ है, तो कई जगह अगर कहीं बहुत अच्छा कॉपर वायर तो हम उसको फाइबर से रिप्लेस नहीं करते, उसको हम डायरेक्टली स्क्वायर पे भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके दे सकते हैं, लेकिन समय के साथ सभी को चलना पड़ता है। तो ओवरऑल मीडिया के बारे में इतना ही है। और माइक्रोवेव तो मालूम है कि नियर बाई, माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सबसे ज्यादा यूज है कि नियर बाई जो कस्टमर है, टावर कई तरह के होते हैं, टावर अपने मोबाइल से कैसे जुड़ेगा, कस्टमर नियर बाई टावर से जुड़ेगा आज की डेट में, और टावर का ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस हो सकती है कई तरह से पॉसिबल, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 3 किलोमीटर भी हो सकती है, 5 किलोमीटर भी हो सकती है, और 10 किलोमीटर भी पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का टावर, किस तरह का BTS, कितनी हाइट का, और कितनी डेंसिटी में। टावर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेंसिटी कितना है। पता चला एक टावर की कैपेसिटी थी 1024 कस्टमर की, और इस एरिया में 2000 लोग हों, ठीक है, और एक ही टावर लगा, क्या कितना भी सभी के मोबाइल पे फुल सिग्नल आता हो, लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम है। सिग्नल आने से बात नहीं बनेगी, कस्टमर भी लिमिट करके भी देखना पड़ता है, दोनों चीजों को पूरा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम टावर भी लगाते हैं, कुछ टावर 1 किलोमीटर पे लगाते हैं ताकि डेंसिटी कम हो जाए, और उस एरिया में कुछ शहर के अंदर क्या होता है नॉर्मली 1 किलोमीटर वाला लगा देते हैं, 3 किलोमीटर गाँव में चले जाएंगे तो 5 किलोमीटर, हाईवे पे 10 किलोमीटर वाला लगा देंगे। तो ये सब RF प्लानिंग एक का हिस्सा होता है, रेडियो इनकी अलग से होती है, ठीक है। तो अभी जितने मोबाइल कम्युनिकेशन है वो इस प्लानिंग के ऊपर एक हिस्से पे काम करते हैं, राइट। तो हर मीडिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर मीडिया यूज हो रहे हैं, होते रहेंगे। कॉपर वायर भी इतना इंपॉर्टेंट है, भले आप बाहर कस्टमर से एक्सचेंज तक की जुड़ी, या ISP कह सकते हो आज की डेट में, उनसे भले किसी भी मीडिया से किसी भी तरीके से आप इंटरनेट ले लें, लेकिन अभी भी आपके जो लैन वायर है वो आज का इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट वायर है आज की भी डेट में। अगर आप अपने पूरे लैब में बात करें, कॉलेज के अंदर बात करें, तो अभी भी लैन वायर ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल यूज के लिए आप वाईफाई यूज कर लेते हैं, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो दिस इज द मीडिया। अब हम बात करेंगे एक नया आज का थोड़ा नेक्स्ट लाइन। तो अभी तक मेरा जो सेशन था समराइज कर देता हूँ जो कल से अब तक किया। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, बागा बॉर्डर वाला जो नेटवर्क है, 2 कस्टमर वाला, उस पर हमने बात किया, और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर है OPPP मॉडल के ऊपर डिपेंड है, उस पर गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोल रखेगी बाय डिफॉल्ट। अगर कोई रिलायंस वाला भी अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मान के रखिए कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच में डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं BSNL का लाइन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो या गवर्नमेंट का, आप दूसरे शब्द कह सकते हो गवर्नमेंट की लाइन इन्वॉल्व है जिसका मैनेजमेंट BSNL देख रहा है, ठीक है। और आज हम उसकी कुछ मीडिया है जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज पे, डाटा कम्युनिकेशन में माइग्रेशन कैसे हुआ।
तो एक मैं इसको पीपीटी के माध्यम से कोशिश करूंगा। सर इसमें जो लॉसेस होते हैं कॉपर वायर में, है ना? यस सर। लॉसेस तो काफी ज्यादा होते हैं कॉपर वायर में। अभी मैंने आपसे सर ऐसा क्या होता है, जो हम कॉपर वायर डालते हैं तो कॉपर वायर डालने के बाद पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर जो होते हैं कि लॉस कम हो, तो सबसे पहला पैरामीटर होता है जो कॉपर वायर एक्सचेंज से घर के बीच में हमने डाला है उनका रेजिस्टेंस नापते हैं। तो रेजिस्टेंस किसी भी हाल में 1 किलो ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 किलो ओम से ज्यादा है तो आप उस पर, मैं जो बात कर रहा हूँ वो इंटरनेट पॉसिबल है। इसीलिए जब आप फ्रेश केबल डालते हैं उसमें कोई कट नहीं होता, कोई सड़क नहीं बन रही होती है, तो बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन बीच बीच में कभी केबल काट दिया, सड़क ने खुदाई कर दी, तो समय के साथ वो हमारा वही कॉपर वायर खराब होने लगता है। क्योंकि कॉपर वायर हमारा न जाने कितने 1976 का लास्ट अपडेट कॉपर वायर है। उसके बाद नए पड़े हमारे पास वो अलग बात है, लेकिन 1966 जो कॉपर वायर पड़े थे और आज भी उसमें डैमेज नहीं है, वो आज भी परफेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन नया कॉपर वायर डाला, वो टूट गया, तो जो आप बिल्कुल सही, वो पैरामीटर अगर वो फेल हो रहा है तो उस पर आप काम नहीं कर सकते। और लॉसेज होते ही हैं क्योंकि सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, कभी सड़क बन रही है, कभी बारिश हो रहा है, कभी केबल कंपनियों ने बहुत अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया बनाने में, तो ये सब तो लाइफ का हिस्सा है। इस पे तो हम पूरा कमेंट नहीं कर सकते, बट आइडियली दैट इज वेरी गुड। अब इसको मैं सिंपली एक रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अभी हमारे पास में मैंने यहाँ पे एक सिंपल कम्युनिकेशन के बारे में लिखा है कि जो ट्रेडिशनल और ओल्ड नेटवर्क है उसमें जैसे हम लोग टेलीफोन लाइन के नाम से जानते हैं, उनमें हम लोग वॉइस कम्युनिकेशन करते थे। बाद में उसी लाइन पे हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एक कर दिया, कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे मैंने फैक्स सेवाएं ऐड कर दी, मोबाइल की अगर हमने बात करें तो एसएमएस ऐड कर दिया, पेजर सेवा हमने शुरू किया था, आपको याद भी होगा एक पेजर सेवा भी हुआ करती थी पहले। एक एसएमएस का हम लोग को ईएमएस भी शुरू किया था, इनहैंस मैसेजिंग सर्विसेज, एमएमएस, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी बदली, सारी चीजें आउटडेटेड में चली गई। नेटवर्क हमारा वही रहा, लेकिन जो हमारा यूजर एंड था और जो जिसको हैंडल करने वाले एक्सचेंज वाले डिवाइसेज थे वो दोनों अपडेट हुए। नेटवर्क हमारा भी वही है। नेक्स्ट है करंट नेटवर्क में जो अभी आपका नेटवर्क है, लाइन तो हमारी वही है, बस ऑप्टिकल फाइबर से हम अपडेट कर रहे हैं। कहीं कॉपर वायर जो पैरामीटर पूरा करता हो उसको हम अभी ज्यों करते हुए रखे हुए, लेकिन हम उस पर सारा कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, वॉइस, वीडियो, ऑडियो, जितने भी मल्टीमीडिया। ओके सर, मेरी आवाज वापस आ गई, अब प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार। यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। हाँ सर, पूछिए। यस, मैं ये बात कर रहा था कि पुराने और नए नेटवर्क में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको सिर्फ ये महसूस होगा कि जो पुराना नेटवर्क है, जो नया नेटवर्क है, सिर्फ नाम का बदलाव हुआ है, व्यवस्थाएं वैसी हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, जो पुरानी कुछ कमियां थी वो दूर हो गई हैं। अदरवाइज ओवरऑल कंपैरिजन आपको सेम नजर आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कल आईटी टेलीकॉम में सिर्फ हम लोग बात करते थे, अब उसका नाम ही उसी लाइन पे हमने आईटी कम्युनिकेशन हो गया है। आईटी को चलाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नए तरह का मॉडिफाइड मीडिया ऑप्टिकल फाइबर लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल के फॉर्म में भी लिखा है कि जो टेलीफोन लाइन है उसको आज हम लोग डेटा नेटवर्क बोलते हैं, और इसका मैंने दो नाम दिया है, NIB1 और NIB2। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। NIB1 का मतलब है लाइन वही बिछी है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी को गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। लाइसेंस देने का मतलब ये नहीं होता कि मन चाहे मर्जी जहां भी केबल बिछाए।
लाइसेंस देने के पीछे उनको पूरा प्रॉपर वो बनाया जाता है कि भाई आप लोकल शहर में आपको परमिट किया गया तो लोकल शहर में आप जितनी फाइबर बिछाने का तो फाइबर बिछाइए, टावर बिछाना तो उसका भी पूरा एक तरीका है, उसका पूरा एक ट्राई ने पूरा पैरामीटर बनाया हुआ है, उसके हिसाब से उनको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल ने किया था। तो बीएसएनएल की जो पुरानी लाइनों पे ही अगर मैंने इंटरनेट दिया, उसको हम लोगों ने नाम रख दिया NIB1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। ठीक है, और ये सन 2006 तक, जब तक बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सेवा पब्लिकली शुरू नहीं की, तब तक ये NIB1 के नाम से सेवा चलती रही। फिर उस समय हमारे सभी को मालूम है कि एक इंडियन टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर सैम पेट्रोडा, होपफुली कि आप लोग नाम जानते होंगे, क्योंकि आज भी वो लाइव हैं। तो इनको इंदिरा गांधी ने 1984 में कॉल किया था कि आप आइए, क्योंकि अमेरिका में काफी ये पॉपुलर थे। तो उन्हें बोला गया कि आप इंडिया आए और जो आपने कम्युनिकेशन डेवलपमेंट यूएस में किया है वैसा ही कम्युनिकेशन अपने देश के लिए करें। तो उनके बुलावे पे इंडिया आए, और जब आया तो अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी तो नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे, और आज आप समझ सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री कौन है, मोदी साहब है। तो बैकग्राउंड में उस जमाने से लेके जितने भी प्रधानमंत्री हुए और आज जितने भी आज भी पीछे जो टेलीकॉम का जो बैकग्राउंड में जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो होते हैं एडवाइजर टेक्निकल, आपके सैम पेट्रोडा जी हैं। और आपको शायद ये भी मालूम है, एक उनको उपाधि दी गई है फादर ऑफ टेलीकॉम की। ठीक है, लेकिन वही जब तक आदमी जिंदा रहता है तो आप समझ सकते हैं जिंदे आदमी की उतनी कदर नहीं होती। लेकिन ये सबको मालूम है कि ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, और उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज किया। और C.DOT का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इंडिया में जो भी पहले स्विच लगते थे, जो मैं अभी स्विच विजिट करा रहा था, तो नॉर्मली जापान के, रसिया के, जर्मनी के होते थे। उन्होंने पहला इंडियन स्विच बनाया C.DOT का, और C.DOT ऐसा स्विच था, गर्मी में भी काम करता था, सर्दी में भी काम करता था, इन्वायरमेंटल में बहुत कम इफेक्ट करता था वो। और इंडियन टेलीकम्युनिकेशन का एक हिस्ट्री बदला। उन्हीं के सलाह पे उन्होंने कहा, उस समय हमारे सन 2005-6 के बारे में बात कर रहा हूँ, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उनको सलाह दिया उन्होंने कि सर आप वास्तव में चाहते हो कि हर एक आदमी के हाथ में इंटरनेट हो, टेलीफोन हो, तो आपको नई लाइन बिछानी पड़ेगी, और ये पूरी लाइन आप ऑप्टिकल फाइबर पे ही डेडिकेटेड कर दीजिए। तो उन्होंने NIB2 और राउटर, नए तरह के डिवाइसेज यूज करेंगे, राउटर। ठीक है, राउटर आप लोगों ने देखा है सर? आप लोगों में से कितने लोगों ने राउटर रियल में देखा है? क्या राउटर कहाँ पे देखा है? एनीवन? यस अनिल सर, आवाज नहीं है सर। जी सर, कहाँ पे हम देखा? यूज करते हैं जैसे नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन। अनिल सर थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, आप दोबारा से बोलेंगे सर? सर ऑफिस पे ही कनेक्टेड है, सिंगल लाइन जो आउटकम आ रहे हैं उसको मल्टीपल हब में कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं राउटर्स। ऑफिस में, आपके ऑफिस में यूज कर रहे हैं? जी जी जी। अलग से वो क्या उसका नाम राउटर ही रखा गया है या कुछ और सर? मतलब वो कितना देखने में कितना बड़ा है सर? छोटे This meeting is being recorded.
सर मैं अगर एक चीज ये बोलूं कि अगर जो आपने राउटर के बारे में बात किया, अगर मैं आपसे कहूँ आज की भी डेट में कहूँ, जो रियल राउटर है, अगर मार्केट में वास्तव में आप रियल राउटर खरीदने जाएं तो उसकी कीमत आज की डेट में मिनिमम 5 लाख से, जो अभी तो 3 लाख भी आने लगे, लेकिन अभी आज से 3 साल पहले की अगर बात करूं, अभी आज के लिए 3 साल पहले, 3 साल तक जो मिनिमम राउटर की जो कीमत स्टार्ट, जो प्राइस थी वो 5 लाख से शुरू होती थी। तो सर अब आप क्या कहेंगे, जो आपने राउटर आपने देखा है क्या वो 5 लाख का है? क्योंकि डेफिनेटली आपके यहाँ जो लगा है नहीं सर, अनिल नहीं है ना? नहीं है सर। हाँ, तो मैं इसीलिए एक सवाल मैंने इसीलिए पूछना, कंफर्म करना चाह रहा था। देखिए दो चीजें होती हैं सर, मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि सिंपल देखिए, घर में जो आप देखते हैं, अच्छा एक चीज बताइए सर, एक थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का रहेगा लेकिन समझने के लिए आपको आसान होगा। टाइगर बिस्किट का नाम सुना है सर आपने? जी सर, बिल्कुल सर। खाया भी होगा मेरे ख्याल से सर। खाए नहीं है बट सुने हुए हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, अगर देंगे तो खाएंगे ना, बिस्किट ही खाएंगे ना। टाइगर में तो टाइगर जी, तो जी। खाएंगे नहीं सर। नहीं सर। तो सर टाइगर क्या चीज है? टाइगर तो एक्चुअल में एनिमल है बट बिस्किट का ब्रांड है वो। यस यस, आप मैं जिस क्लियर, एक्चुअली वेरीफाई मैं सर क्वेश्चन मेरे कर रहे मेरे हैं। पूछने का सिंपल सा उद्देश्य ये है कि मैं बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मैंने एक टाइगर का एग्जांपल लिया और सर ने कहा भी कुछ ब्रांड नेम हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअली दैट इज द बिस्किट। ओके, उसी तरह से राउटर का एक सेकेंडरी नाम भी है, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, उसको बोलते हैं मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर एक मिनी सुपर कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपके पास रियल राउटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन जब मिनी सुपर कंप्यूटर बोल रहा हूं तो डेफिनेटली एक नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा वो पावरफुल होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, लेकिन घर पे आपने जो देखा, आपके यहाँ जो लगा है या घर पे लगा है, राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, आप समझ रहे हैं, आप घर में जी, मॉडेम जी, लगा है, तो राउटर जो शब्द यूज किया, यानी कि राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई। अगर आप 2006 में घर पे ब्रॉडबैंड लगवाते तो आपको नॉर्मल वाईफाई मिलता, नॉर्मल मॉडेम मिलता, और उस मॉडेम का सेटअप अगर आपको याद होगा, जिस कंपनी से आप इंटरनेट लेते थे वहीं वो पहले सेटअप करते तो फिर लगा के जाते थे, आप कुछ नहीं करते। और मार्केट में जिस दिन राउटर वाईफाई आ गया, यानी राउटर की जो क्वालिटी सेटअप वो लोग मैनुअली करते थे वो पहले से ही आ गया और आप ले आए, तो उसके अंदर कई ऐसे होते हैं मैनुअल फीचर, आप डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम राउटर वाईफाई या राउटर मॉडेम। तो जो आपके यहाँ जो लगा है बेसिकली वो एक तरह का राउटर स्विच होगा, जो मैं आप समझ पा रहा हूँ। ठीक है, वो राउटर स्विच होगा या राउटर मॉडेम होगा या वाईफाई होगा, एग्जैक्ट जो भी चीजें लगी हुई। राउटर की क्वालिटी उसके अंदर जरूर होगी एज ए सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर, जमाना बदला, सॉफ्टवेयर ने पूरी कहानी बदल दी। सॉफ्टवेयर अपने आप इतनी चीजें हो गई है कि अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि हर चीज हवाओं में, एक एक चीज की भी हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हुए हर चीज अपने डिजायर अनुसार जो भी चाहे मिल सकता है, राइट? ठीक है, तो ये जो आपका NIV2 है, मैं इसकी बात कर रहा था, तो इसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया गया, जो नया नेटवर्क है वो भी मैं आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला टेलीफोन लाइन आज हमारा मोस्टली NIV1 भी धीरे धीरे माइग्रेट हो गया NIV2 के ऊपर, यानी आप ये कह सकते हो। और जितने भी नई कंपनी है वो सब NIV2 के ऊपर ही है। BSNL के पास, जैसे कि अगर आपने कोई नया लैपटॉप खरीद के ले आए हैं तो आप उसको एकदम से फेंक नहीं सकते, उसका कहीं ना कहीं यूज करेंगे। जमीन में जब अरबों रुपए की चीजें बची हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली भी सबको मालूम है कि चीजें खरीदना, और घर मकान आपने एक बार खरीदा, बार बार मकान आप नहीं खरीदेंगे। मकान में कोई चीज खराबी होगी तो आप उसकी मरम्मत करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, और जब बिल्कुल जर्जर आ जाएगा तो हो सकता है कि आपकी बाद वाली कोई पीढ़ी है वो लोग उसे तोड़ के फिर नया बनाए, वो जब कंडीशन, जब उसकी वैल्यू बिल्कुल नील हो जाए, ठीक है, तब किया जा सकता है। फिलहाल अभी भी हमारे पास जमीन में जो केबलें बिछी हुई हैं, जो भी नेटवर्किंग हुई पड़ी है, अरबों रुपए, इतनी आसानी से उसको उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता। उसको हम माइग्रेट जहां जहां हो सकता था उसको सारे माइग्रेट करके हम नए लाइन के साथ जोड़ दिए NIV2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज द टेलीफोन नंबर। पहले इंसान जब बात करना होता था तो डायरेक्टली हम लोग डेसिमल नंबर को अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे को डायरेक्ट हम लोग डेसिमल नंबर डायल किया और कॉल कर लिया। आज की डेट में ऑपरेटर भले हम हैं, मैं ही अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर से जोड़ के बात कर रहा हूँ,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो दो मशीनें आपस में बात कर रही और मशीनें टेलीफोन डेसिमल नंबर नहीं समझती, वो बाइनरी नंबर समझती हैं। तो टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। यानी दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेट कराना है तो आईपी एड्रेस आपको तो लाना ही पड़ेगा, राइट? ठीक है, पहले केवल सिंपल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते, आजकल कम्युनिकेशन एवरी डिवाइस, हर डिवाइस जिससे आप स्मार्ट वर्ड यूज कर लो, वो सारे के सारे आपका कम्युनिकेशन से एडेड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों पोर्शन है नीचे वाला, इसको टेलीफोन नंबर और इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मेरी आप लोग की मदद की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अनीता मैम है क्या? कल उनका जो सवाल था शायद आज उनको आंसर मिल जाए। हाँ जी सर हूँ सर। मैं आपके स्क्रीन पे ना एक नंबर लिखता हूँ, टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है? इसको पहले ध्यान से समझिएगा। एक मैंने टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा, राइट? ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं ये टेलीफोन नंबर देख के, मैं मान लेता हूं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे किसी भी तरह का घोटाला नहीं होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती, सब लोग बहुत ही ईमानदार हैं, हर चीज प्रॉपर तरीके से चलते, मान लेते आइडियल कंडीशन में मैंने एक टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिख दिया कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, आज के हिसाब से नहीं, एक जब बिल्कुल सब चीजें सही थी उस समय और आज भी। आप क्योंकि आपको मालूम होगा, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो नंबर टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा है दुनिया के किस कोने में है, आपका क्या आंसर होगा मैम? 91 मतलब इंडिया का है सर। बिल्कुल, 1 by 1 मैं आपको समझाने के लिए, आपने 91 प्री डिसाइडेड डिसीजन 91, ये पहले से जब टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था पहली बार कि हर कंट्री जैसे बनता जाएगा, जब इंग्लैंड ने शुरू किया था इसको, बाद में यूएस ने इसको पूरा वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन किया, तो उन्होंने कहा हर कंट्री को एक हम कोड दे देंगे, पहचान पत्र दे देंगे, क्योंकि अंकों से ही पहचान होगा कौन सी कंट्री है। तो उन्होंने फिक्स कर दिया दिस इज द कंट्री कोड और ये हमारे इंडिया का है, नो डाउट, क्योंकि आपने ये एक डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, क्योंकि 3 से ज्यादा की कंट्री है ही नहीं पूरे दुनिया में, 3 डिजिट तक ही कंट्री पॉसिबल है, इसलिए 1 2 3 अमेरिका ने अपने लिए 001 कर लिया। बाकी जैसे जैसे कंट्री को दर्जा मिलता चला गया उस हिसाब से उन्होंने उसको नंबरिंग देते चले गए, राइट? ठीक है, तो मैम ये तो आप समझ गए कि ये पूरी दुनिया में इंडिया में एग्जिस्ट करता है क्योंकि 91 है। इसके बाद इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, इंडिया के अंदर टेलीफोन नंबर फर्दर कहाँ पे होगा, कुछ आइडिया? सो 120 एक्चुअली ये टोल फ्री कुछ होते हैं, पर वैसे तो 033 022 ये पूरे मेट्रो के और वैसे रहते हैं जो अगला नंबर होता है। ठीक है, ओके मैम, बिल्कुल। आपने कहा जो अगला जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपने इस डिजिट से पहचान करी जो मैंने लिखा है, टेलीकॉम अभी मेरी रिचार्ज जो आवाज बनाए हैं सर 1 2 3 4 स्टेट कोड है सर। सर मेरी आवाज चली गई थी, अभी वापस आ गई आपको आवाज? जी सर। ओके, थैंक यू। यस सर। हाँ, रिपीट करिए सर।
सर मैं ये बात कर रहा था, जैसे मैम ने बोला 91 कंट्री कोड होगा, जो नेक्स्ट आपके 3 डिजिट है ये जो है नॉर्मली पहले अगर बात करें इसको नॉर्मली हम लोग एसटीडी कोड या फिर आपका एरिया कोड, हम बेसिकली हम लोग एरिया कोड बोलते हैं, और पब्लिक के लिए हम लोग एसटीडी कोड बोल देते थे, दिस इज एसटीडी कोड। तो ये आपका मे बी 1 डिजिट का भी हो सकता था, 2 डिजिट का भी हो सकता था, 3 डिजिट का हो सकता था। जैसे मैम कह रही थी, तो अगर इंडिया के अंदर ही हमें कोई नंबर मिलाना होता था तो 91 की जगह पे हम लोग 0 भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है लोकल ही इंडिया के अंदर मिलाना। 0 का मतलब रहता है दोनों नंबर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो 0 का मतलब भी 91 ही होता है अगर हम इंडिया के अंदर नंबर मिला रहे हैं या कोई भी कंट्री अपने देश के अंदर नंबर मिला रहा है, उस देश का कोड होता है जो दोनों इंटीग्रेटेड होते थे उसके साथ में, ठीक है। अब आगे की जो 3 डिजिट, ये 1 डिजिट का भी पॉसिबल था, 2 डिजिट का भी पॉसिबल था, 3 डिजिट का, इवन 4 डिजिट का भी पॉसिबल था, ठीक है, डिपेंड करता था, ठीक है। तो 1 डिजिट वाला तो हमने इंडिया में यूज किया नहीं, इंडिया में कम से कम 2 डिजिट, 3 डिजिट और हमने 4 डिजिट का यूज किया, ठीक है ना। जैसे 011 दिल्ली का कोड है आपका, आगे 120 ये हमारा जो कोड है ये है गाजियाबाद या नोएडा का। 2 हमारे पास एरिया, दोनों का 2 अलग अलग जिले हैं, नोएडा और गाजियाबाद, बहुत ही पॉपुलर एनसीआर में डिस्ट्रिक्ट है, तो इनका एरिया। तो प्लस 91 से आपको पता चला इंडिया में, और 120 नॉर्मल पब्लिक भी पुराने जमाने के लोग अगेन थोड़ी लाइन कट गई थी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे थे, ये हमारा जो टेलीफोन नंबर है इसका पर्टिकुलर प्लानिंग कैसे की है उसके ऊपर बात कर रहे थे, और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो जो +91 था ये हमारा कंट्री कोड है, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। ये जब टेलीफोन नंबर का वर्ल्ड लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन किया गया उस समय हमने इसको फिक्स कर दिया था इंडिया के लिए। उसी तरह से जो नेक्स्ट 3 डिजिट है, यहाँ तक आम पब्लिक भी बता देती थी कि ये 1-2 जिसे एसटीडी कोड या एरिया कोड बोलते थे, नॉर्मली ये गाजियाबाद और नोएडा का होता था, ठीक है ना। यहाँ तक तो नॉर्मल भी सभी लोगों को मालूम होता था, जो लोग पुराने टाइम में, अब समय बदल गया तो उसे। अब उसके बाद की जो डिजिट है ये भी प्री प्लान में कहीं ना कहीं फिक्स होता था। तो गाजियाबाद नोएडा 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, गाजियाबाद नोएडा 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जो काफी बड़े एरिया में आते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, जी सर। यहाँ बिल्कुल ब्लैंक सा दिखा रहा है, नहीं। ओके सर, मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज दिखाई दे जाता है मेरे को, थैंक यू। गाजियाबाद नोएडा काफी बड़ा एरिया है, तो यहाँ आम पब्लिक तो बता ही देती थी। जो नेक्स्ट 27 था ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करता था। 27 देख, क्योंकि मैं ये नंबर देख के बता सकता हूँ कि शहर के किस लोकेशन में है। तो 27 दिस इज द राजनगर। राजनगर का मतलब है एक गाजियाबाद, राजनगर का एक एरिया है जहाँ पे डिटेक्स लगे होते थे, वहां के लिए होगा राजनगर नेक्स्ट 2 डिजिट, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राजनगर भी काफी बड़ा एरिया है, और जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कॉपर वायर के बारे में बताया, क्योंकि जो टेलीफोन की शुरुआत हुई वो कॉपर वायर के आधार पे शुरुआत हुई।
नंबरिंग प्लानिंग भी पूरी की पूरी कॉपर वायर की वजह से की गई थी हर 5 किलोमीटर पे। तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा होता था। तो हर टेलीफोन एक्सचेंज की भी एक आईडी बना दी गई थी। और ये जो 55 है ये हमारे एएलटी सेंटर के अंदर जो एक्सचेंज लगा था उसका था, ये टेलीफोन एक्सचेंज का, ठीक है ना, एएलटी एक्सचेंज। तो अगर मैं बात करूं कि ये पूरा टेलीफोन नंबर यहां से लेकर 55 तक, ये जो बात है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा क्लीन करके फिर से प्रॉपरली देता हूं 2 शब्दों में। +91 कंट्री कोड, ठीक है ना, आपका 120 पर्टिकुलर एरिया कोड ISD कोड, उसके बाद 27 आपका पर्टिकुलर राजनगर का, 55 उस टेलीफोन एक्सचेंज का, यहां तक तो आपका पूरा एक एरिया कोड के रूप में माना गया, ठीक है। तो ये जो अगर हम बात करें तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका फिक्स पार्ट हो गया, दिस इज द फिक्स पार्ट। ये प्री डिफाइंड होता था, कोई भी एक्सचेंज खोलते थे तो प्री डिफाइंड किया जाता था। और अगला जो डिजिट है यहाँ पे वो कस्टमर का सीरियल नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो था 164, यहाँ पे था 164, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर का सीरियल नंबर था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं अनीता मैम, आप ये बताइए 91 से लेके 55 तक जो मैंने बताया, होपफुली कि बहुत आसान तरीके से बताया, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एएलटी सेंटर के अंदर जितने भी कस्टमर आएंगे उनको ये 3, क्योंकि ये फिक्स पार्ट है, ये तो हम दे ही नहीं सकते, 91 नहीं बदल सकते, 120 नहीं बदल सकते, ये फिक्स पार्ट है। तो मान लो पहला कस्टमर एएलटी सेंटर में आया, मैं उसको टेलीफोन एक्सचेंज देने नंबर देने की कोशिश करूं, तो व्हाट इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर? यस अनीता मैम। 001, just a common sense. 000 और 000, या 000 हो सकता है, यस मैम, हो सकता है ना मैम, ठीक है। हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद 002 तो डेसिमल सिस्टम है, तो लास्ट जो नंबर जाएगा वो टोटल 999 तक जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्सचेंज से कितने कस्टमर दिए जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा मैम? अब बिल्कुल क्लियर है, 1000 होगा, नो डाउट। जो मैंने लिखा उसके हिसाब से पहली चीज, कोई भी टेलीफोन नंबर बिल्कुल क्लियर है, चाहे उस जमाने का हो, चाहे आईपी एड्रेस भी हो, कोई अलग नहीं है। आईपी एड्रेस में भी आपको बताऊंगा बिल्कुल सेम नजर आएगा, ठीक है। दोनों में 2 पार्ट होते हैं, एक फिक्स पार्ट जिससे ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो कहाँ पे प्लान किया गया, दूसरा पार्ट कस्टमर का सीरियल नंबर, 000 से स्टार्ट होगा, 999 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब इसमें नियम बनाया गया, ये तो पहले टेक्नोलॉजी में बता दिया गया, नियम बनाया गया। जो पहला नंबर है +91 120 2755, दिस इज 000, ठीक है। और ये जो मैंने एक्सचेंज ये टेलीफोन नंबर लिखा है 9112027555 मेरा ही नंबर है, मेरे टेबल पे रखा हुआ है, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, ठीक है। और एएलटी सेंटर के अंदर जितने लोग होंगे उन सबका नंबर 25 तक वही रहेगा, लैंडलाइन, आगे के 3 डिजिट चेंज होंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एएलटी सेंटर में 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे, तो सिर्फ एक एक्सचेंज से काम नहीं चलता था। तो यहाँ पे हमने एक दूसरा लेवल भी खोल रखा था 28 का। यहाँ पे एएलटी सेंटर के 2 लेवल, एक लेवल 28 भी है, ठीक है ना। 28 पे बहुत ही कम नंबर मिलेंगे, ज्यादातर आपको 55 पे मिल जाएंगे एएलटी सेंटर के अंदर, ठीक है। ये उस समय की बात है जब मैं ये मान के चला हूं कि इंडिया एक आइडियल कंट्री है, कोई भी दूरसंचार घोटाला नहीं हुआ, कोई भी 2G 3G स्कैम नहीं हुआ, तब की मैं बात कर रहा हूँ। स्कैम होने के बाद चीजें बदली है, लेकिन बैकग्राउंड में यही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बैकग्राउंड क्या, कैसे भी प्रोग्रामिंग कर लीजिए, बैकग्राउंड आपको यही मिलेगा जो पहले से प्री डिसाइडेड है, ठीक है। जब मोबाइल में पता ही नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर मोबाइल का डिकोड करोगे ना आप, तो यही चीज मिलेगा जो मैंने आपको बताया। डिकोड के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर इस एरिया का है या कहाँ से आया है, क्योंकि मोबाइल हुआ 2G स्कैम, आपने सुना होगा 2G घोटाला, उसके बाद सारे चीजें ऐसी खिचड़ी बनी कि अब कस्टमर को तो कोई इफेक्ट करना नहीं था। तो लेकिन अच्छी बात थी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ गए कि उनको कोड और डिकोड करना बहुत आसान हो गया था। तो नंबरों को और उसकी मदद से ही ये संभव भी हो पाया कि हम किसी भी कंपनी में, नंबर हमारा वही रहे, हम किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी में जाते हैं डिकोड के हिसाब से प्लानिंग चेंज हो जाती है। लेकिन पीछे जाएंगे बैकग्राउंड में आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब में जो है पहला नंबर आया और जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, अब कुछ नियम बनाए गए, वो अब उसके बारे में बात करते हैं। 2755, लास्ट नंबर 999। ये तीनों नंबर
किसी भी कस्टमर को हम लोग नहीं देते। सॉरी, दोनों, फर्स्ट और लास्ट, पहला और लास्ट हम कस्टमर को नहीं देते। पहला नंबर उस एक्सचेंज की आईडी के रूप में यूज किया जाता है, एक्सचेंज आईडी। कल को अमेरिका वाला पूछता, आदमी का नहीं, कहा था कि भाई आप उस एक्सचेंज की आईडी बताओ, उस एक्सचेंज में कॉल नहीं हो पा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो उस एक्सचेंज तक कम्युनिकेशन कैसे हो। हम इन आईडी का प्रयोग करते थे। अगर मैं किसी एक्सचेंज में कम्युनिकेशन बंद करना होता था, इस आईडी को ड्रॉप कर देते। ये जो 000 है, उसकी उस एक्सचेंज की पर्टिकुलर आईडी होती। मान लो यूएस है, यूएस चाहता है कि एलटी सेंटर के लोगों का कम्युनिकेशन हमसे ना हो, उसको ब्लॉक करें, तो हमारी एक्सचेंज आईडी को ब्लॉक कर सकता था वो, कि हम उसको एक्सचेंज आईडी बता देते। और ये नंबर होता है, लेकिन ये एज ए पूरे एक्सचेंज का एक आईडी के रूप में यूज किया जाता है। लास्ट टेलीफोन नंबर 999, इसका भी प्रयोग एक पर्टिकुलर विशेष काम के लिए यूज किया जाता है। आज का समय बहुत ही अच्छा है कि आज हमें किसी का बर्थडे मनाना हो, किसी को एनिवर्सरी बनाना हो, या कुछ भी कोई भी चीज करना, उठाओ आप व्हाट्सएप और बिना नाक कान का जो होता है ना, वो सिंबल टकले जो बने होते हैं, उसमें भेज दो, सिंबल, काम हो जाता है। ठीक है। इवन आपको एक बहुत सिंपल सा, हमारे मोदी साहब मन की बात ट्विटर पे कर देते हैं, सारी दुनिया को पता चल जाता है। ठीक है ना। आज बोल दिया कि हैप्पी न्यू ईयर, या मित्रों आप सभी को देश के, जो भी एक शब्द, आजकल बड़े बड़े लोग, सिंपल एक तरीका, आज का कम्युनिकेशन आसान है। लेकिन जब क्या ये चीजें नहीं थी तो क्या लोग एक दूसरे को बर्थडे विश नहीं कर होते थे? उस समय तरीका अलग होता था। उस समय भी मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, उनका, क्योंकि मैंने एक हॉटलाइन ओके किया था, उसमें भी यही था कि जब नया साल होता था, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे पुराने प्रधानमंत्री हो, जब हमारे पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे अपने मैसेज को फैलाने के लिए, बात करने के लिए, कि मैं देश का प्रधानमंत्री, जैसे कोई फोन उठाए, एक अनाउंसमेंट आ जाता था पहले कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैसेज हवा में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहा है, फोन उठाया और आ जाएगा, किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर से होता है। दैट इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। और इस लास्ट टेलीफोन नंबर को हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में जानते हैं। ये पहले भी, पहले टेलीविजन, रेडियो और टेलीफोन नंबर। अभी यूपी में इलेक्शन हुआ तो गाजियाबाद में सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमारे पास जितने भी लैंडलाइन थे, उनके ऊपर हमने ये मैसेज आसानी से पास कर दिया कि अपने मत का प्रयोग करें। जो भी उठाता था अपने मत का उपयोग करने लगता था, करे या न करे, मैसेज जरूर चला गया था। और आजकल तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, तो आज PRBT, IRBT, बहुत सारे रिंग बैक टोन, नए तरह के कॉन्सेप्ट आ गए हैं। ये चीजें आसान लगती हैं, लेकिन उस समय आसान नहीं थी। ठीक है। कोरोना ने तो सुना ही होगा, वो तो कोरोना का बंद भी हो गया, तब भी कोरोना के मैसेज आते रहते थे आज के डेट में, लेकिन वो नया कॉन्सेप्ट पे था लेकिन पहले। लेकिन ये अभी भी अवेलेबल है। अब आपसे पूछूं, एक्सचेंज में पहला देना नहीं, दूसरा लास्ट देना नहीं, तो एक्सचेंज में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने होंगे, ये आपको माइंड में रखना है। ये आपका हो गया 1000 में से -2 किया देंगे, टोटल आपका 998 होगा। तो टेलीफोन नंबर का एक बेसिक आइडिया मैंने आपके सामने रखा कि टेलीफोन नंबर की जो प्लानिंग है, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई थी पूरे वर्ल्ड में, जो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। और इसके पीछे ITU का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो पूरे जैसे WHO है, यूनेस्को है। और आपको ये भी शायद जानकारी होगी कि LTTC COE और ITU का COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है पूरा एशिया पैसिफिक में। तो इन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन तय किया कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं आपस में कोई किसी भी तरह का कोई झगड़ा ना रहे, या कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, या कोई टेक्नोलॉजी टकराए नहीं। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन किया था, तो उन्होंने एक डिसाइड करा, कंट्री कोड, एरिया कोड, एक प्लानिंग बता दी थी। उस प्लानिंग का सभी लोग फॉलो करते हैं। हाँ, इंडिया के अंदर एक घोटाला हुआ, कुछ चीजें ऐसी हो गई, पब्लिक को परेशान ना किया जाए। ठीक है। इसका कारण बताओ, एक आपको याद होगा, उसका थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। 2G स्कैम का नाम सभी आप लोगों ने सुना होगा। उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन ने एक सेवा दी थी, और BSNL ने सबसे पहले सेवा शुरू करी थी, WLL सेवा, विल सेवा, उसका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे। विल बोलते थे, साथ में WLL बोलते थे, और टेक्नोलॉजी थी CDMA। ठीक है, अगर आपको याद होगा। ठीक है ना। इसमें क्या था, ये लैंडलाइन, क्योंकि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि लैंडलाइन में हर एक घर में एक वायर डालना पड़ता था। अब इतना वायर ना डालना पड़े, तो हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, CDMA। इसकी मदद से सिर्फ टावर लगाना था, और घर के आसपास जितने भी एरिया में जो टावर का लेंथ था, उतने तक हम टेलीफोन दे सकते थे वायरलेस, और उसका नाम रखा गया WLL या विल फोन।
और इसका जो टेलीफोन नंबर प्लानिंग था ये सिम बेस नहीं था। अगर आप याद करेंगे तो ये सिम बेस सेवा नहीं थी, ये डायरेक्ट हैंडसेट के अंदर ही फिक्स होते थे सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो टेलीफोन नंबर था बिल्कुल वही था जो लैंडलाइन का था, इसका कोई अलग से वो डिजाइन नहीं किया, जो लैंडलाइन का टेलीफोन नंबर था वही था, ठीक है ना। तो ये फिक्स होता था पर्टिकुलर शहर में, तो शहर से बाहर अलाउ नहीं था, लेकिन कुछ लाइसेंस में कमी थी या कुछ था जो बहुत बड़ा स्कैम के रूप में आपके सामने मौजूद है, आज भी है, अभी भी चल रहा है, सही है या गलत नहीं, कुछ समय के बाद क्या इसका कुछ फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वही थी। इसके पीछे ये कि रिलायंस ने अपना एंट्री करी, जो भी ड्रॉबैक था उसका एडवांटेज लिया। उसने क्या किया, अगर मैं कहता हूँ 0542, ये सपोज करो 0542 नंबर है, ये होना चाहिए था, ये बनारस का कोड है, वाराणसी का कोड है, ठीक है ना, वाराणसी का कोड है। बंदा बनारस में है, वो दिल्ली में फोन लेके आ गया, उसने रोमिंग कर दी, तो भाई नियमा जो रूल बनाया गया, ये फोन कहाँ होना चाहिए था, वाराणसी का, तो बनारस से बाहर नहीं आना चाहिए, आपने रोमिंग कर दी क्योंकि आपने कह दिया मोबाइल है, मोबाइल नहीं था बेसिकली। तो ये चीज बहुत बड़े घोटाले के रूप में सामने आई। तो बाद में चूंकि पब्लिक परेशान ना हो, तो फिर आपको याद होगा कि एक सबको सारे, चाहे लैंडलाइन हो, जीएसएम टेक्नोलॉजी भी आ गई थी, ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी आ गया था। तो इन्होंने फिर क्या किया, एक 3G नाम की सेवा बीएसएनएल ने जब शुरू की, तो इन चीजों को WCDM में टेक्नोलॉजी थी 3G की, CDM है, वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी नाम है। तो जब इस सेवा की शुरू की तो उन्होंने इन दोनों लाइनों को एक ला के कर दिया, एक ला के खड़ा कर दिया, और ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था इसको बैकग्राउंड में रखा, ठीक है, और फ्रंट में एक सिस्टम जनरेटेड टेलीफोन नंबर दे दिया, ठीक है। नंबर आपका कुछ भी आए, किसी भी कंपनी में रहे आप जा सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में फिक्स सबका आईडी प्री डिसाइडेड, जो आपके आधार कार्ड से या जो भी आइडेंटिटी है उससे डेली, ये बहुत काम अभी भी चल रहा है इस काम। केवाईसी आपने सुना होगा, बीच में बहुत ज्यादा केवाईसी की गई थी सारे कस्टमरों की, अभी भी की जा रही है और की जाती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें की गई थी। तो ये आपका एक पूरा टेलीफोन नंबर का कॉन्सेप्ट है, चाहे मोबाइल हो बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड में आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा, होपफुली थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। सर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना इस पे टेलीफोन पे, फिर मैं आईपी एड्रेस पे आ जाऊं, या कल करें सर प्लीज। अनीता मैम आपको समझ में आई कि नहीं बात, मुझे बताइए। क्या बोल रहे सर, समझ नहीं आया क्या बोल रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी ये जो बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं मैम? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं इसको क्लोज करके जो नेक्स्ट है मेरा आईपी एड्रेस, क्या मैं उस पर बढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ना, ठीक। अभी मैंने जो आपको बताया, आपको ये टेलीफोन नंबर के बारे में बताया था इस पूरे इस तरह से, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस पे। आईपी एड्रेस का हाँ सर, सर आपकी आवाज कट गई सर, कुछ कह रहे थे? मैसेज कर दीजिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये पीपीटी में मैं आपको शेयर कर दूंगा जब मेरे ये पीपीटी का पूरी जब काम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कौन सा एरिया है पूरा टेलीफोन का। ये तो कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा होता है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये आप पीपीटी में आराम से देख लीजिएगा, एक फिक्स पार्ट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में मैं आज कुछ पार्ट आज करूंगा और कुछ सेकेंड पार्ट में कल करूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ताकि कंटिन्यू में चलता रहे, ठीक है। हाँ सर मैं कल करूंगा, बस मुझे 2 मिनट का चीज दे दीजिए, बस 2 शब्द पहले बोलने दीजिए, ठीक है श्रवण सर, उसके बाद मैं आपको कल कंटिन्यू करूँ, फिर मैं ताकि कुछ क्वेश्चन आपके मन में रहे, ताकि आप लोग मुझसे कल पूछें, ठीक है। आपको मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। देखिए हुआ क्या, आईपी एड्रेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो अर्लियर जो है, केवल अगर मैं बात करूं 2005 से पहले की बात करूं, ईयर 2000 पहले से, तो मार्केट में एक ही नाम सुनाई देता था, वो था आईपी एड्रेस। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बुक्स में तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। अगर मैं अपने यहाँ पूरे इंडिया के अंदर बात करूं, इंडिया में प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर 2005 से पहले हम एक शब्द जानते थे, आईपी एड्रेस, राइट, ठीक है। 2005 के बाद 2005 में यहाँ पे एलटीसी में एक लैब सेटअप की गई, IPv6 पूरे एशिया के लिए,
एक नया। तो उस समय जो आईपी, और ये जो आईपी एड्रेस था पुराना वाला, ये 32 बिट्स का था। आप लोग इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को होगी या बहुत अच्छे से भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन 32 बिट्स का एक क्रिटिकल किसी भी तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर जो संख्या है वो लिमिट हो गई, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको आप कह सकते हैं 2 की पावर 32 या और भी कॉम्बिनेशन निकाल, इनकी संख्या एक लिमिटेड है। और क्योंकि 2006 में मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ब्रॉडबैंड आ गया, इंटरनेट सेवा आ गई, तो ये माना गया कि आने वाले समय में जब मुझे हर डिवाइस को इंटरनेट देना है तो हाँ, बिना इंटरनेट यानी बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन नहीं होगा, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सफिशिएंट नंबर ऑफ आईपी है ही नहीं, तो मुझे नए आईपी का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक नए आईपी का इंट्रोड्यूस किया गया जो 128 बिट का था, और चूंकि ये प्लानिंग के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसको इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम आज की डेट में भी यही बोलते हैं कि ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल को भी दे दोगे, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि आप वो कहीं से भी खत्म नहीं होगा। फिलहाल अभी तुम्हारा ये वर्ड है, भविष्य बताया, क्योंकि जब आईपी जो पुराना आईपी एड्रेस था जिसको हम नया नाम दे दिया गया इसको IPv4 पुराने वाला जो, और जो नया हमने इंट्रोड्यूस किया ये 128 बिट का था और इसको नाम दे दिया IPv6 के बारे में, ठीक है ना। और ये इसकी कॉम्बिनेशन डिजाइनिंग क्योंकि प्लानिंग तरीके से किया गया था, और इसका पहला लैब सेटअप पहली ट्रेनिंग अथॉरिटी LTTC गाजियाबाद, जिसमें कुछ IIT कानपुर के प्रोफेसर रिसर्च इन्वॉल्व थे उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी पूरी लैब है हमारे पास में, प्रैक्टिकल लैब, उसका माइग्रेशन का काम भी हुआ। तो ये फिर IPv6 के नाम से मार्केट में अवेलेबल हुआ, ठीक है। तो IPv4 के बारे में हम कल और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आराम से फ्रेश माइंड से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई मन में अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। और कल का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है और आज का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है और जो भी वीडियो हमने इन्वॉल्व किए हैं और कल की जो PPT है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो बेहिचक आप पूछिए, मैं आपसे आशा रहेगी, और जितना आप पूछेंगे हमारे लिए भी अच्छा है। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी या कुछ चीजें आ रही है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। कल आपने कुछ चीजें बोली है, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जरा सा भी कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल प्रैक्टिकल में रहे, मुझे कोई किताब से नहीं करना, क्योंकि किताब में तो आप मुझसे ज्यादा मास्टर हैं, ठीक है। तो मैं जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, जैसे बना है कोई चीज कैसे डेवलप है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। होपफुली कि आपको समझ में भी आए और आप इस चीज का और एडवांटेज लेके अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं। थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग, मुझे झेलने के लिए, थोड़ा नेटवर्क में आज इशू था, इसके लिए भी सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.